दोस्तों, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि आजाद भारत में लगभग 30 साल तक नेताजी सुभाष गुमनामी बाबा बनकर अज्ञातवास में रहे? मैं ऐसा नहीं मानता, और क्यों नहीं मानता आज तथ्यों सहित आपको बताऊंगा। देखिए, 23 अगस्त 1945 को जापान से एक समाचार प्रसारित होता है कि 18 अगस्त 1945 को, यानी आज के दिन 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष की मृत्यु हो गई। तब इस खबर को किसी ने सीरियसली नहीं लिया, किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, ना भारत की जनता ने और ना अंग्रेजों ने। नेताजी कई अवसरों पर पहले भी दुश्मनों को ऐसे चकमा दे चुके थे। जहां तक बात है विमान दुर्घटना में मारे जाने की, तो इससे पहले 1942 को भी यह खबर उड़ी थी, और उस खबर पर विश्वास करते हुए 29 मार्च को 1942 में गांधी जी ने नेताजी की मां को संवेदना संदेश भी भेज दिया था, जिसमें लिखा था, सारा देश आपके व अपने वीर पुत्र की मृत्यु पर दुखी है, मैं आपके दुख में आपके साथ हूं। और जब यह सच्चाई सामने आई कि ऐसी कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई है, तो दोबारा गांधी जी ने तार भेजा नेताजी की माता को। तो इस बार जब यह खबर आई कि विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष मारे गए, तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने स्तर पर इसकी जांच की। नेताजी से रिलेटेड जो सैकड़ों फाइलें, क्लासिफाइड फाइलें, सीक्रेट फाइल्स जो भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सार्वजनिक की, उनमें मैं एक फाइल का जिक्र कर रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फाइल का नंबर है 915/11C/2/2000-POL वॉल्यूम 2। इसके पेज 8 पर एक रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट है यूनाइटेड किंगडम लाइजन मिशन में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल जे.जी. फिगिस की। और जे.जी. फिगिस उन दिनों टोक्यो में जनरल मैकआर्थर के हेडक्वार्टर में अटैच्ड थे। 25 जुलाई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और इस रिपोर्ट में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष की मृत्यु हो चुकी। ये अंग्रेजों की जांच थी। इसके अलावा और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ब्रिटेन की, उन्होंने इस पे जांच की थी। ये मैं एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। उनका नतीजा यही था कि नेताजी की डेथ हो चुकी, लेकिन भारत में किसी को इस पर विश्वास नहीं था। गांधी जी ने भी कहा था कि नेताजी जीवित हैं, लेकिन नेताजी के साथ 17 अगस्त 1945 को साइगोन से उड़ान भरने वाले इकलौते भारतीय कर्नल हबीबुर रहमान से मिलने के बाद 30 मार्च 1946 को गांधी जी ने कहा, मुझे लगता था कि जब तक स्वराज का सपना सच नहीं हो जाता, तब तक नेताजी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। ऐसा सोचने का कारण था अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शत्रुओं की आंखों में धूल झोंकने की नेताजी की असीम शक्ति। मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, केवल मेरी सहज प्रवृत्ति थी जो मुझे कहती थी कि नेताजी जीवित हैं। इसके उलट मजबूत साक्ष्य हैं। कैप्टन हबीबुर रहमान का कहना है कि वे नेताजी की मृत्यु के समय वहीं थे। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि मैंने पहले क्या कहा था उसे भूल जाएं, उन सबूतों पर विश्वास करें जो उनके सामने हैं, और इस सत्य को स्वीकार करें कि नेताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं। यह बयान गांधी जी 30 मार्च 1946 को देते हैं, और यह बयान सार्वजनिक है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में 30 मार्च 1946 का यह बयान दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। लेकिन विश्वास लोगों ने गांधी जी की बात का भी नहीं किया। पिछले वर्षों में नेताजी पर रिसर्च करने वाले और गुमनामी बाबा की थ्योरी के पक्ष में डंके की चोट पर बात करने वालों का कहना है कि हबीबुर रहमान से नेताजी ने वचन लिया था कि किसी को मेरे बारे में बताना नहीं,
इसलिए नेताजी को दिए वचन को निभाने के लिए जापानियों के साथ मिलकर हबीबुर रहमान ने नेताजी की मृत्यु की झूठी खबर उड़ाई थी। ऐसा कहते हैं लोग। एक बार मान लेते हैं कि नेताजी ने ऐसा वचन लिया था हबीबुर रहमान से। प्रश्न खड़ा होता है कि नेताजी ने ऐसा वचन लिया क्यों? उत्तर मिलता है ताकि अंग्रेज उन तक पहुंच ना सकें और वे रूस जाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए नई योजना बना सकें। अच्छा, यह बात भी स्वाभाविक सी जान पड़ती है, पर अगला प्रश्न यह है कि भारत तो 1947 में आजाद हो गया और नेताजी के बारे में तब तक कोई सूचना नहीं थी। फिर तो हबीबुर रहमान को बता देना चाहिए था कि नेताजी रूस में हैं, या नेताजी स्वयं सामने आ गए होते। यदि वे रूस में जेल में थे और भारत आजाद था, तो हबीबुर रहमान का क्या यह कर्तव्य नहीं बनता था कि वे भारत को बताते कि भारत का लाडला नेताजी रूस में है, निकालो जेल से। और यदि नेताजी रूस में आजाद थे, आराम से थे, फिर तो वे सामने आ ही गए होते। वैसे इस प्रश्न का उत्तर भी लोगों ने दिया है। क्यों नेताजी सामने नहीं आ रहे थे, लोगों ने इसके कारण गिनाए हैं। उस पर मैं अभी थोड़ी सी देर में आता हूं। उससे पहले इस बात पे गौर करें कि नेताजी ने कर्नल हबीबुर रहमान सहित आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को एक और शपथ भी दिलाई थी, और एक बार नहीं, बार बार दिलाई थी। और वो शपथ थी हिंदू मुस्लिम एकता की और भारत की अखंडता की। पर यह शपथ हबीबुर रहमान भूल गए। वे मूलतः जम्मू कश्मीर के पंजेरी गांव के रहने वाले थे। जब भारत आजाद हुआ, वे न भारत में रहे और न जम्मू कश्मीर में। वे पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में सरकारी नौकरी ली। और जब पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर रहे थे, कर्नल हबीबुर रहमान उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और आप स्वयं पढ़ लीजिए, यह कोई छिपी बात नहीं है, सार्वजनिक है। इस बात का जिक्र करने का उद्देश्य हबीबुर रहमान की निंदा करना भी नहीं है। समझने की कोशिश है कि यदि हबीबुर रहमान भारत की अखंडता, हिंदू मुस्लिम एकता जैसी पवित्र शपथ को धर्म के नाम पर तोड़ गए, तो नेताजी के जीवित होते हुए उनको मृत बताने की नेताजी द्वारा दिलाई गई तथाकथित शपथ वो जीवन भर क्यों निभाते रहे, ये पता होते हुए कि अब नेताजी के लिए छिपकर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात पर विश्वास नहीं होता। और यह विषय बहुत पेचीदा, बहुत लंबा है, एक वीडियो में समा भी नहीं सकता। इसलिए विमान दुर्घटना की खबर में कितना सच था, कितना झूठ, इस पर वीडियो अलग से बनाएंगे। एक वीडियो से काम नहीं बना तो दो बनाएंगे। अब सीधे चलते हैं गुमनामी बाबा की थ्योरी पर, जिसे लेकर देश भर में पिछले कुछ वर्षों से बहुत बात हो रही है। कहा जा रहा है कि नेताजी 1956 के आसपास नेपाल के रास्ते भारत आए और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गुमनामी बाबा बनकर रहे, और वर्ष 1985 में फैजाबाद में उनकी मृत्यु हुई। जो लोग इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं, वे जिन तथ्यों का सहारा लेते हैं वे हैं, नंबर 1, कि नेताजी सुभाष और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग इतनी मिलती है कि ये दो व्यक्तियों की हो ही नहीं सकती। देखिए, गुमनामी बाबा की थ्योरी जस्टिस मुखर्जी कमीशन और जस्टिस सहाय कमीशन, इन दो कमीशंस के सामने जांच के लिए आई और दोनों ने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया है। जस्टिस मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे। क्या कहा है उन्होंने इस हैंडराइटिंग वाली थ्योरी पर, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जस्टिस मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है और इसके पेज 121 पर क्या लिखते हैं जस्टिस मुखर्जी, पैरा नंबर 4.15.9 में, द रिपोर्ट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स to whom the handwritings appearing in some books and journals found in Ram Bhavan were sent for comparison with the admitted handwritings of Netaji materially differ। कहता है जिन एक्सपर्ट्स के पास नेताजी की और गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग्स
जांच के लिए भेजी गई, उनकी रिपोर्ट्स मैटीरियली डिफर करती हैं। कैसे डिफर करती हैं? लिखते हैं जस्टिस मुखर्जी, वाइल वन ऑफ देम श्री बी लाल, एक्स गवर्नमेंट एग्जामिनर, एक एक्सपर्ट हैं बी लाल जो रिटायर हो चुके, ये गवर्नमेंट एग्जामिनर थे पहले नई दिल्ली में, और कमीशन विटनेस 119 रहे, हैज गिवन अ फर्म ओपिनियन दैट दोज बोथ बंगाली एंड इंग्लिश वर ऑफ नेताजी। बी लाल का कहना है कि बंगाली और इंग्लिश दोनों हैंडराइटिंग एक व्यक्ति की ही है, नेताजी की ही। लेकिन श्री अमर सिंह एंड श्री एम.एल. शर्मा, कमीशन विटनेस 121 ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिमला, ये एम.एल. शर्मा और अमर सिंह ये शिमला में हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जामिनर हैं। इनकी रिपोर्ट, और एक और एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एस.के. मंडल जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, और ये कमीशन विटनेस नंबर 120 है। इन सब का कहना है कि गुमनामी बाबा की हैंडराइटिंग और नेताजी की हैंडराइटिंग मैच नहीं करती। यानी कि बी लाल कहते हैं कि मैच करती है, इसके उलट एम.एल. शर्मा, अमर सिंह, एस.के. मंडल इनके अनुसार मैच नहीं करती है। अब जो लोग इस थ्योरी पर विश्वास करते हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष थे, उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ओर से दोनों के हैंडराइटिंग के सैंपल अमेरिका भेजे किसी अमेरिकन एक्सपर्ट के पास, और वो अमेरिकन एक्सपर्ट कह रहा है कि दोनों की हैंडराइटिंग इतनी मैच करती है कि ये एक ही व्यक्ति की है। और इसके साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि ये जो सरकारी रिपोर्ट, चाहे वो मंडल की हो चाहे एम.एल. शर्मा की हो, ये तो टेक्निकल नहीं है, इसके साथ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, 1, 2, 4, 5 पेज की रिपोर्ट है, जबकि बी लाल के और अमेरिकन एक्सपर्ट की रिपोर्ट्स तो सैकड़ों हजारों पेज की हैं। इसलिए सरकारी रिपोर्ट झूठी है, अमेरिकन रिपोर्ट सच्ची है। होने को तो हो सकता है, यह सच भी हो सकता है कि सरकारी रिपोर्ट गलत हो, यह सच भी हो सकता है कि सरकारी रिपोर्ट ही सही हो, यह सच भी हो सकता है कि वो अमेरिकन एक्सपर्ट गलत बोल रहा हो, और यह सच भी हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। आपने अमेरिकन एक्सपर्ट की और बी लाल की रिपोर्ट को तो सच मान लिया, ज्यादा पेजेस में थी, सैकड़ों पेजेस में थी, खैर मैंने वो देखे नहीं है कि वो सैकड़ों में थी कि हजारों में थी, और ना मैं एक्सपर्ट हूं कि उनकी रिपोर्ट के ऊपर कमेंट कर सकूं कि देखिए यहां वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आप 4 में से 2 एक्सपर्ट की रिपोर्ट को सही मान रहे हैं, मैं बाकी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट को सही मान रहा हूं। मेरे लिए कोई ऐसी वजह नहीं है कि मैं कहूं कि सरकारी है तो रिपोर्ट झूठी ही देते हैं और प्राइवेट रिपोर्ट सच्ची ही देते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस देश में व्यवस्था आज भी इतनी तो बची है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो सिस्टम में बैठा है वो गलत काम कर रहा है और हर कोई जो बाहर बैठा है सही करता है। किसके दबाव में गलत कर रहे हैं, इस पे भी आऊंगा, मैं आगे चल के बात करूंगा। लोग कहते हैं, उस पे आगे चल के बात करेंगे। तो जहां तक बात रही हैंड राइटिंग की, प्लीज माइंड इट, रिमेंबर इट। 2 सरकारी रिपोर्ट कहती हैं मैच नहीं करता। एक प्राइवेट बीलाल, पहले वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, रिटायर हो चुके, वो रेप्यूटेड व्यक्ति हैं, ठीक है, वो सब होगी बातें, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, ना मेरी हैसियत है। और एक अमेरिकन एक्सपर्ट वो कहता है कि नहीं, एक ही आदमी की है। बीलाल भी कहते हैं एक ही आदमी की है। तो ये अब आपके पास भी चॉइस है दोस्तों, आप कौन सी 2 एक्सेप्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात जो कही जाती है वो है दांतों की डीएनए रिपोर्ट। 2 जगह ये डीएनए टेस्टिंग हुई। गुमनामी बाबा के सामान में 9 दांत मिले थे। पहले तो यह सवाल खड़ा हुआ, ये 9 दांत हैं किसके। जांच करवाई गई, सीडीएफडी हैदराबाद में गए हैं सैंपल, सीएफएसएल कोलकाता गए सैंपल, और ये दांतों के सैंपल तो गए, दांत तो गए ही हैं। इसके अलावा नेताजी सुभाष के
पैटर्नल साइड से 2 लोगों के ब्लड सैंपल और मैटरनल साइड से भी 3 लोगों के ब्लड सैंपल भी दिए गए ताकि डीएनए को मैच कर सकें। दांतों से मिला डीएनए और नेताजी के उन परिजनों के रक्त से निकला डीएनए, क्या यह मैच करता है? तो सीडीएफडी वालों की रिपोर्ट यह कहा जाता है कि भाई चूंकि सफिशिएंट डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं हो सका दांतों से, इसलिए कोई कंक्लूजन वो ड्रॉ नहीं कर पाए। ऐसा वो लोग भी बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जिन्होंने गुमनामी बाबा की थ्योरी को स्थापित करने के प्रयास किए हैं। तो सीडीएफडी से तो ये नहीं एस्टैब्लिश हो सका मैच करते हैं कि मिसमैच है, क्योंकि एनएफएक्स डीएनए एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो सका। बात आती है सीएफएसएल कोलकाता की। तो सीएफएसएल कोलकाता से जो रिपोर्ट आई डीएनए की, वो रिपोर्ट क्या कहती है? जस्टिस मुखर्जी कमीशन में इसके बारे में विस्तार से लिखा है। मैं पढ़ देता हूं, पेज 121 पर ही पैरा 4.15.10 4, 15, 10। इस पैरा में क्या लिख रहे हैं? 5 teeth out of 9 found in Ram Bhavan along with samples of blood collected from 2 descendants on the father's side and 3 descendants on the mother's side of Netaji were sent to the Central Forensic Science Laboratory, Kolkata for DNA profiling test to fix the identity of the person to whom the teeth belonged. After subjecting 3 of the 5 teeth of the above test, Dr. V.K. Kashyap, DNA expert and director of laboratory, submitted a detailed report with following opinion. Dr. V.K. Kashyap जो डीएनए एक्सपर्ट हैं और लेबोरेटरी के डायरेक्टर हैं, किस लेबोरेटरी के? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता। तो क्या कहती है डॉक्टर कश्यप की रिपोर्ट? वो लिखते हैं, द इंडिविजुअल सोर्स ऑफ द टीथ डज नॉट बिलोंग टू ईदर मैटरनल और पैटर्नल डीएनए लाइनेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देयरफॉर कैन नॉट बी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी दांतों से मिला डीएनए नेताजी सुभाष के ना ननिहाल वालों से मैच करता है और ना ही उनके पिता की साइड के डीएनए से मैच करता है। इसलिए दांतों का डीएनए नेताजी का नहीं है। ये जस्टिस मुखर्जी कमीशन का पैरा 4.15.10 मैंने पढ़ा। अब इसका भी तोड़ लोगों ने निकाल लिया। लोगों का कहना है कि यह रिपोर्ट भी झूठी है, हमने आरटीआई में रिपोर्ट मांगी, मिली नहीं हमें, और भी कारण गिनाए जा रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगा, वो नहीं मिला, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, कुछ छिपाने के लिए है इसलिए नहीं दिया जा रहा कि दे देंगे तो कहीं सेकंड ओपिनियन ले ली जाएगी और उससे पता चल जाएगा तो मैच कर रहा है। तो ये कल्पना ही तो है ना। अब मैं नहीं जानता क्यों आरटीआई में इलेक्ट्रोफेरोग्राम की रिपोर्ट नहीं मिली होगी, वो रीजन तो मुझे नहीं पता, पर उससे ये कंक्लूड कर लेना मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है बात। एक और कारण गिनाया कि ये रिपोर्ट मुखर्जी कमीशन में आने से 1 हफ्ता पहले तो अखबार में आ चुकी, इसलिए फर्जी है। अखबार में आ चुकी इसलिए फर्जी है, ये कोई वजह। आप ये तो कह सकते हैं कि ये गलत हुआ, जस्टिस मुखर्जी कमीशन को ये रिपोर्ट जानी थी, उससे पहले अखबार में लीक नहीं होनी थी, और जिसने भी की उसने शरारत की, लेकिन उससे ये रिपोर्ट नकली हो जाती है, फर्जी हो जाती है। ये बात समझ से परे है। तीसरा कारण जो गिनाया जा रहा है, कहा जाता है कि गुमनामी बाबा के पास बहुत सी किताबें मिली, सामान पत्र, नेताजी के परिवार से संबंधित बहुत सारे फोटो मिले। ठीक है जी, मिले, बहुत सारी किताबें बहुत लोगों के पास हैं, और जिन विषयों पर किताबें वहां मिली गुमनामी बाबा के पास, उन विषयों पर बहुत लोग पढ़ते हैं। और जहां तक बात है फोटोग्राफ्स की कि नेताजी के परिवार से संबंधित फोटोग्राफ्स थे, उनके माता पिता के फोटोग्राफ्स थे। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के परिवार से संबंधित कई सारे दुर्लभ फोटोग्राफ हैं मेरे पास, पर मेरा तो खुद का कोई भी रिश्ता नहीं है उनके साथ। ऐसे ही ना जाने कितने लोगों के पास किन किन लोगों के फोटोग्राफ हैं, वो होते हैं। आप जिसको बहुत मानते हैं आप रखते हैं,
आप जुटाते हैं, चाव की बात होती है। तो इतना भर से कि फोटोग्राफ उनके परिवारजनों के हैं या उनके पास कुछ लेटर्स मिले हैं ऐसे लोगों के जिनका नेताजी सुभाष से संबंध रहा था, उनके पत्र मिले। तो नेताजी सुभाष से संबंध रखने वाले, वो चाहे आजाद हिंद फौज के लोग हों या कोई दूसरे भी हों, वो जहां जहां पत्र व्यवहार करते हैं तो वो सब नेताजी सुभाष हो गए क्या? इतना भर कारण मुझे नहीं काफी लगता कि मैं गुमनामी बाबा को नेताजी मान लूं। एक चौथा कारण और दिया जाता है। कहा जाता है कि गुमनामी बाबा से नेताजी के कई पुराने निकट सहयोगी मिलते थे। उन सब का कहना है कि वे नेताजी थे, जैसे डॉक्टर पवित्र मोहन राय। जस्टिस मुखर्जी कमीशन के आगे जिन लोगों के बयान दर्ज हुए और उन्होंने दावा किया कि वे गुमनामी बाबा से मिलते थे और गुमनामी बाबा ही नेताजी थे, वो साथ ये भी कह रहे हैं कि वे पर्दे के उस पार रहते थे, हम पर्दे के इस पार थे, चेहरा नहीं देखा। एक दूसरे विटनेस हैं, इनका नाम है सुनील कुमार गुप्ता। जस्टिस मुखर्जी कमीशन में इनका बयान आता है और पैरा नंबर 4.15.5 पेज 118 पर आप पढ़िएगा। जस्टिस मुखर्जी क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं इनके लिए। ये दावा करते हैं कि मैं 1963 से 1963 से मैं गुमनामी बाबा से मिल रहा हूं। और कैसे मिले ये? कहते हैं नेताजी सुभाष के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस, उन्होंने मुझे कहा कि नेताजी यानी मेरा छोटा भाई उत्तर प्रदेश में नेमिस अरण्य में रहता है, तुम जाके जरा पता करो, मिलो। तब मैं गया, मैं उनसे मिला और फिर तो मैं मिलता ही रहा। और ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑन जनवरी 23 एंड ड्यूरिंग दुर्गा पूजा मैं मिलता था उनसे। बड़ी अच्छी बात है साहब। आप हर साल 23 जनवरी को मिलते थे, नेताजी सुभाष का जन्मदिन है, आप हर साल वहां जाके मिलते थे और आप कह रहे हैं कि वो नेताजी ही थे। तो क्या आपने वापस लौट के नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस को नहीं बताया? नहीं नहीं, ये दावा क्या कर रहे हैं कि मुझे भी नेताजी ने शपथ दिला दी, मत बताना किसी को कि मैं कौन हूं, 1963 में। अच्छा, क्यों नेताजी ऐसा कर रहे थे, उस प्रश्न पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा। इनका कहना है कि मुझे नेताजी ने कहा मत बताना किसी को, तो इसलिए इन्होंने जाके सुरेश चंद्र बोस को नहीं बताया। क्या एक सवाल खड़ा नहीं होता है? सुरेश चंद्र बोस को जब पता चला कि वहां मेरा छोटा भाई, इस भारत मां का वो लाडला वीर सुभाष वो रह रहा है, तो वो सुनील कुमार गुप्ता को कह रहे तुम जाके पता करो। वो खुद नहीं गए होते क्या? उनके बच्चे नहीं गए होते क्या? उनके भाई भतीजे दूसरे बाकी कोई लोग नहीं जाता क्या? कोई नहीं गया नेताजी सुभाष के परिवार से। इन सुनील कुमार गुप्ता को कहा कि आप जाइए जी, आप पता करिए, और जगह भी बता दी, नेमिसारण्य में रहते हैं। बहुत बढ़िया। जस्टिस मुखर्जी ने इनके बयान को सच नहीं माना और ये ही इज वन ऑफ द की विटनेसेस हु सेज कि आई सॉ हिज फेस। अच्छा, पेज 120 पे जस्टिस मुखर्जी सुनील कुमार गुप्ता के बयान की विश्वसनीयता से इनकार कर देते हैं, लेकिन ये बातें अक्सर चर्चा में नहीं लाई जाती। क्या लिख रहे हैं जस्टिस मुखर्जी? लास्ट पैरा, पेज 120। It does not stand to reason that when an inquiry was being held by Khosla Commission to ascertain whether Netaji was alive or he had died in the plane crash, and Shri Gupta knew for certain that Netaji was alive, he would not divulge that fact to the commission at least, if not to others, during its hearing in Delhi, Taihoku and other places which he attended. The explanation that he offered for his such unusual stance was that he was under an oath of secrecy against its disclosure, but it is extremely difficult to rely on that explanation, more so when he has now divulged that fact in spite of that oath. जस्टिस मुखर्जी लिख रहे हैं कि गुप्ता का यह कहना कि वो नेताजी थे और मैंने तो देखा, मैं तो हर साल उनका बर्थडे उनके साथ मनाता रहा, दुर्गा पूजा उनके साथ मनाता रहा,
तो 1970 से 1974 तक जब खोसला कमीशन इस विषय पर जांच कर रहा था, और आप कहते हैं कि आप दिल्ली, ताई होकर दूसरी जगह जस्टिस कमीशन के साथ भी रहे, तो क्यों नहीं बता दिया? वो बैठे वहां पे गुमनामी बाबा जो है वही नेताजी हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे नेताजी ने शपथ दे रखी थी। जस्टिस मुखर्जी कहते हैं इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और तब तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब क्यों बता रहे हैं? अभी तो बता दी, तब बता देते। जब जीवित हैं नेताजी, नहीं बता रहे हैं, अब बता रहे हैं कि वो थे। तो ये हाल उन विटनेसेस का है जो जस्टिस मुखर्जी कमीशन के आगे आए हैं। तो 4 मेजर जो रीजंस बताए जा रहे हैं जिसके सारे कहते हैं गुमनामी बाबा नेताजी थे, चारों पे हमने चर्चा की। पहला, हैंडराइटिंग। 2 एक्सपर्ट्स मना कर रहे हैं, 2 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मैच होती है। डीएनए दांतों का मैच नहीं करता है। जो इकलौती रिपोर्ट है जिसको जस्टिस मुखर्जी डिटेल्ड रिपोर्ट कह रहे हैं, वो मैच नहीं करता है। उसको इसलिए मना किया जा रहा है कि जी चूंकि इलेक्ट्रोफेरोग्राम नहीं दिया, पहले अखबारों में आ गई, इसलिए वो रिपोर्ट झूठी है। ओके। नेताजी के माता पिता के फोटो हैं, इसलिए वे नेताजी हैं। क्या बात है। चौथा, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम मिलते थे, हम जन्मदिन भी मनाते थे। बहुत बढ़िया, ये उनका हाल है। मैंने अभी सुनील कुमार गुप्ता की एविडेंस के ऊपर जस्टिस मुखर्जी की कंक्लूजन क्या है वो मैं बताया। प्रश्न उठता है कि नेताजी को वेश बदलकर क्यों रहना पड़ा। एक बार इनकी बात मान भी लें कि वे गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष थे, यह प्रश्न उठता है कि वे छिपकर क्यों रह रहे थे। उत्तर देते हैं कि नेताजी को अंग्रेजों ने वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा था, और जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता किया था कि यदि सुभाष जीवित मिले तो तुम्हें सौंप देंगे। और तीसरा यह कि नेताजी सुभाष जानते थे कि यदि मैं सामने आया तो यह ब्रिटेन और अमेरिका भारत सरकार पर दबाव डालेंगे कि सुभाष को हमें सौंपो। सरकार पर बड़ा भयंकर दबाव पड़ेगा। अब सरकार अगर सौंप देगी तो देश में बवाल, और नहीं सौंपेगी तो देश अमेरिका और इंग्लैंड के सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो दोनों ही हालत में देश के लिए मुश्किल होगी। इसलिए नेताजी ने सोचा कि मैं छिपकर ही रहूं तो अच्छा है। क्या बढ़िया कहानी गढ़ी गई है दोस्तों। पहली बात तो यह कि नेताजी सुभाष अंग्रेजों की किसी वार क्रिमिनल की लिस्ट में थे ही नहीं। और मैं ये बात कैसे कह रहा हूं, पहले तो ये बताएं कि इनके पास कौन सा दस्तावेज है जिसके सहारे ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने उन्हें वार क्रिमिनल डिक्लेयर कर रखा था। डॉक्यूमेंट लेके आए सामने। और मैं कैसे कह रहा हूं कि नेताजी अंग्रेजों के वार क्रिमिनल नहीं थे, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आप स्वयं देख सकते हैं। नेताजी papers.gov.in ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिस पर भारत सरकार द्वारा पिछले वर्षों में सार्वजनिक की गई नेताजी से संबंधित सैकड़ों फाइलें उपलब्ध हैं। आप गूगल पे जाइए, नेताजी papers.gov.in डालिए और वहां फाइल नंबर लिखिए। फाइल नंबर बता रहा हूं आपको, LON/POL/103/45/98। इस फाइल में 1998 की कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंस है। क्या लिखा था इस फाइल में? ओडिशा हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट ये भारत सरकार को निर्देश दे रहे थे कि यदि नेताजी सुभाष का नाम किसी क्रिमिनल लिस्ट में है तो उसको हटवाने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ संसद में भी यह मुद्दा उठ रहा था बार बार। तब वर्ष 1998 में, उस जमाने में अटल जी की सरकार थी देश में। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भारत के उच्चायोग को लंदन में चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि ब्रिटेन के साथ यह मुद्दा उठाएं।
भारतीय उच्चायोग में उस जमाने में फर्स्ट सेक्रेटरी पॉलिटिकल थे पवन कपूर। वे 24 नवंबर 1998 को ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्मी हिस्टोरिकल ब्रांच में जे हार्डिंग कोई अफसर हैं, उनको एक पत्र लिखते हैं और इनके साथ ही ब्रिटेन के ही इंपीरियल वार म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल रॉबर्ट क्रॉफोर्ड को पत्र लिखते हैं। क्या लिखा था इन पत्रों में? ये फाइल मैंने बताई, प्लीज इस फाइल को आप देखिए। इन दोनों पत्रों में भारतीय उच्चायोग की तरफ से यानी कि भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि भैया बताइए, नेताजी सुभाष आपकी किसी वार क्रिमिनल की लिस्ट में थे क्या, उनका नाम? तो पवन कपूर के पत्रों के उत्तर में 7 दिसंबर 1998 को ब्रिटेन की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की आर्मी हिस्टोरिकल ब्रांच में एक अधिकारी है जे हार्डिंग। जे हार्डिंग उत्तर लिखते हैं पवन कपूर को ही। क्या लिखते हैं जे हार्डिंग? कि ब्रिटेन के युद्ध अपराधियों की सूची में सुभाष चंद्र बोस का नाम था, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो एक तो जे हार्डिंग का रिप्लाई आता है, यह भी सरकारी है। 25 नवंबर 1998 को इंपीरियल वार म्यूजियम, ब्रिटेन का इंपीरियल वार म्यूजियम, वहां पे सीनियर हिस्टोरियन है पीटर सिम्किंस, वे भी पत्र का उत्तर देते हैं और वे भी लिख रहे हैं कि नेताजी सुभाष का नाम कभी भी युद्ध अपराधियों की किसी सूची में था ही नहीं। यह ब्रिटेन सरकार की ओर से आधिकारिक उत्तर थे भारत को वर्ष 1998 में। अब आप फिर ये कहते हैं अजी वो भारत की सरकार भी षड्यंत्र रच रही थी, 1998 की अटल जी की सरकार भी षड्यंत्र रच रही थी। अगर इनकी बात को सही माने तो सब दिखावा हो रहा था और उधर से ब्रिटेन की सरकार से भी जो उत्तर आ रहे थे वो भी सब झूठ बताया जा रहा था। अगर इनकी बात को सच मान लें एक बार, जे हार्डिंग के उत्तर में ये तो लिखा ही था कि भाई कोई सबूत नहीं मिलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का नाम किसी वार क्रिमिनल लिस्ट में शामिल था। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने उत्तर में कही थी कि देखिए उन दिनों भारत की सरकार ब्रिटेन की सरकार से सलाह ले रही थी कि सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया जाए। तब तक ना तो यह खबर आई थी कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी, और जब वो खबर आई भी तो आते ही तो उन्होंने विश्वास कर नहीं लिया, उन्होंने अपनी जांच की है जो जुलाई 46 तक चल रही है। तो कहते हैं कि वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है ब्रिटेन की सरकार और भारत सरकार के बीच, उसमें सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे ट्रांसफर ऑफ पावर सीरीज के वॉल्यूम 6 में। अब ये क्या है ट्रांसफर ऑफ पावर? जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस भारत सरकार के बड़े अधिकारियों और ब्रिटेन के अधिकारियों के बीच, वो सारे अंग्रेजों ने सार्वजनिक कर दिए थे बहुत साल पहले। 12 वॉल्यूम हैं आप, और वो 12 के 12 वॉल्यूम आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, छिपे हुए नहीं है। तो मैंने जब जे हार्डिंग का ये उत्तर पढ़ा तो उसमें वो जिक्र आया, उसके बाद मैंने भी ट्रांसफर ऑफ पावर का वॉल्यूम 6 निकाला। 1280 पेज का ये वॉल्यूम है। इसमें 115 बार बोस शब्द का प्रयोग हुआ मिला। इसके पेज 47 पे एक इंपॉर्टेंट लेटर था। एक सर ईएम जेनकिंस थे, ये 11 अगस्त 1945 को सर एफ मूडी को एक पत्र लिख रहे हैं, और जेनकिंस उन दिनों भारत सरकार में सेक्रेटरी थे और मूडी भी बहुत सीनियर अफसर थे, बिहार के गवर्नर रहे थे और बाद में सिंध के भी गवर्नर बने। ये जेनकिंस ने अपने पत्र में लिखा मूडी को, क्या कह रहे हैं? इट माइट बी बेटर टू हैव बोस एंड हिज इमीडिएट एसोसिएट्स डेल्ट विद एज वार क्रिमिनल्स आउटसाइड इंडिया। इस पत्र में जेनकिंस कह रहे हैं कि सुभाष और उनके निकट सहयोगियों को वार क्रिमिनल की तरह भारत से बाहर निपटा जाए। इसका उत्तर आता है मूडी की तरफ से 23 अगस्त 1945 को। देखिए 23 अगस्त 1945 को ही जापान ने घोषणा की, समाचार दिया कि 18 अगस्त को विमान दुर्घटना में
सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी, वो चले गए। 23 अगस्त को मूडी का पत्र आ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस समय तक, जिस समय 23 को वो पत्र लिख रहे हैं, तब तक जापान ने वो जो खबर दी है वो उन तक नहीं पहुंची होगी। क्या लिख रहे हैं मूडी? कहते हैं कि बोस बिल्कुल भी युद्ध अपराधी की साधारण परिभाषा में नहीं आते हैं और ना ही वे उसकी विस्तारित परिभाषा में ही आते हैं जो संयुक्त राष्ट्र ने अपनाई है। जेनकिंस ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस और उनके निकट सहयोगियों को भारत के बाहर ही युद्ध अपराधी की तरह उनसे निपटा जाए। लेकिन मूडी ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो काम सुभाष चंद्र बोस ने किए हैं वो युद्ध अपराधी की साधारण परिभाषा में नहीं आते हैं, और साधारण परिभाषा तो छोड़िए, जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन दी है यूनाइटेड नेशंस ने उसमें भी नहीं आते हैं। यानी कि उनको वार क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। और मूडी के इस पत्र के साथ एक इंपॉर्टेंट नोट भी है, और ये सीक्रेट है, ये ओपन लेटर्स नहीं है कि ले जाओ जी, हम तो सुभाष चंद्र बोस को एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए कि देखिए वार क्रिमिनल नहीं बना रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ। ये सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस है, टॉप सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है दो सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। मूडी के इस पत्र के साथ एक और नोट भी भेजा गया था जेनकिंस के लिए, जहां पे ऑप्शंस बताई गई हैं कि सुभाष के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। वार क्रिमिनल तो डिक्लेयर करना डेफिनेशन में नहीं फॉल कर रहे हैं, तो कैसे निपटें? अपराध तो बहुत बड़ा है, अंग्रेजों की तरफ से तो बड़ा ही था। तो कुछ ऑप्शंस बताते हैं नेताजी सुभाष को लेके। तो क्या क्या ऑप्शन बता रहे हैं मूडी? पहली ये कहते हैं कि उनको भारत में लाएं, उन पर मुकदमा चलाएं, फांसी नहीं दे सकेंगे, दबाव भयंकर पड़ेगा, सजा सुना के उनको छोड़ दिया जाए। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि बर्मा या मलाया में उन पर मुकदमा चलाया जाए। और आगे लिख रहे हैं कि बर्मा में दिक्कत यह है कि शायद बर्मा की सरकार तैयार नहीं होगी, और हो भी गई तो फांसी के लिए तो कतई तैयार नहीं होगी। मलाया में मुकदमा चलाएंगे तो फिर भी भारत में जबरदस्त आंदोलन तब भी होगा। अगर चुपचाप करेंगे, गुपचुप तरीके से करेंगे, तो हम पर न्यायिक हत्या का, जुडिशियल मर्डर का आरोप लगेगा और जबरदस्त उसका ऐतराज होगा और वो हम नहीं सह पाएंगे। तो क्या और ऑप्शन बचते हैं? तीसरा ऑप्शन कहते हैं कि भारत के बाहर कहीं मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चले, पर कहते हैं उसमें भी दिक्कत वही, फांसी वहां भी देंगे तो फिर जबरदस्त ऐतराज होगा, इसको साफ साफ छल कहा जाएगा, और इस बात की भी संभावना नहीं है कि मिलिट्री ऐसा करने को तैयार हो जाए। यह ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रही। चौथा ऑप्शन कहते हैं भारत में लाके नजरबंद कर देते हैं, भारत में लाएं और हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। कहते हैं फिर भी छोड़ने के लिए जबरदस्त दबाव पड़ेगा, और छोड़ दिए वो फिर रूस जा सकते हैं, यहां भी दिक्कत आ रही है। कहते हैं भारत के बाहर कहीं नजरबंद कर दें, तो कहते हैं कि जैसे सेशल्स आइलैंड्स हैं वहां पे कहीं नजरबंद कर दें। कहते हैं कि इसमें बाहर फांसी देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो तो नहीं कर पाएंगे। नजरबंद करने पे कहते हैं आंदोलन कम होगा, हल्का होगा, आंख ओझल पहाड़ ओझल जैसी बात होगी, इसमें रिस्क कम है। तो सबसे आसान फिर कहते हैं कि दो ही रास्ते हैं जो सबसे आसान है। एक, भारत लाएं, मुकदमा चलाएं, सजा सुनाकर छोड़ दें। दूसरा, बाहर के बाहर कहीं हाउस अरेस्ट पर रखें, और कहें कि एक ये भी हो सकता है कि इन दो ऑप्शंस को मिला जुला के रखें, भारत में लाएं, मुकदमा चलाएं, और फिर भारत के बाहर ले जाके कहीं नजरबंद कर दें। फांसी देने की बात कोई विकल्प अंग्रेजों के पास नहीं था, यह दहशत थी, ऐसा इस नोट में, मूडी के इस नोट से पता चलता, आप पढ़ सकते हैं। 20 अगस्त 1945 को वायसराय वावेल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया पैथिंक लॉरेंस को लिखा था, आजाद हिंद फौज के अधिकांश सैनिक बोस को अत्यधिक सम्मान करते हैं,
वे अब भी राष्ट्रीय नायक बन सकते हैं। यदि उन्हें भारत लाए बिना उनसे निपटा जा सके तो मुझे विश्वास है ये अच्छा होगा। ये हालत थी उनकी। 2 सितंबर 1945 को सर जे कॉलवेल, जो लॉर्ड वेवल की एब्सेंस में कार्यवाहक वायसराय का दायित्व निभा रहे थे, वे लिख रहे हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को कि एक राष्ट्रीय नायक के रूप में बोस की खूब प्रशंसा हो रही है और राष्ट्रीय प्रेस का कहना है कि बोस और उनके अनुयायी युद्ध के सभी सम्मान के हकदार हैं, सजा के नहीं। 10 नवंबर 1945 को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के गवर्नर हैं सर एच ट्विनम, वो लॉर्ड वावेल को, वायसराय को लिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि लोकप्रियता के मामले में सुभाष चंद्र बोस बड़ी तेजी से गांधी जी का स्थान छीन रहे हैं। तो अंग्रेजों की जो उस जमाने की असेसमेंट थी, ये थी, नेताजी सुभाष को सजा देने की हालत में नहीं थे। दोस्तों, एक और बहुत महत्वपूर्ण फाइल पढ़ने को मिली, आप भी पढ़िएगा इसको। मैं फाइल का नंबर बता रहा हूं, U11/151 विद इन ब्रैकेट 27/67। वही नेताजी papers.gov.in, आप जाइए, ये फाइल डालिए और पढ़िए। ये 1967 की कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में है। जो वार क्रिमिनल वाली बात चल रही है, 1967 में भी इसके ऊपर काफी भारत सरकार ने जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। 27 अप्रैल 1967 को भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मिशन को पत्र लिखा गया। इसी के साथ ही जापान में इंडियन एम्बेसी को लिखा गया और हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जो भारतीय एम्बेसी थी उसको पत्र लिखा गया। इन पत्रों के उत्तर आते हैं। 29 दिसंबर 1967 को जापान में भारतीय दूतावास में काउंसलर हैं जेसी अजमानी, वे नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी AR देव को लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं कि जापान के विदेश विभाग से उत्तर मिल गया है कि इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट के पास इस ट्रिब्यूनल द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को युद्ध अपराधी या युद्ध बंदी घोषित किए जाने का कोई सबूत नहीं है। जापान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, साउथ ईस्ट में जो लड़ाई हो रही थी या फार ईस्ट में जो लड़ाई हो रही थी, तो जापानी जितने भी अपराधी थे अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, अमेरिकन के अकॉर्डिंग, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल बना, वो लिस्ट बनी, उनको सजाएं दी। अब वो रिकॉर्ड किसके पास है? वो जापान के पास है। तो जापान ने भी वो रिकॉर्ड खंगाल के देख लिया और भारत सरकार को 1967 में बता दिया। 20 दिसंबर 1967 को जापानी विदेश विभाग से नोट आया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि नेताजी को वार क्रिमिनल घोषित नहीं किया गया था। इसी लेटर के बेस के ऊपर फिर अजमानी ने दिल्ली लेटर भेजा, बताया। तो ना तो जापान में वो रिकॉर्ड मिला जिससे पता चले कि वहां जो ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल बना, उसने नेताजी सुभाष को वार क्रिमिनल घोषित किया था, कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा 10 अगस्त 1967 को यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मिशन ने भी जो जांच की थी उसका भी उत्तर आ गया 10 अगस्त 1967 को, और उनकी भी फाइंडिंग्स यही थी, कोई सबूत नहीं मिल रहा कि नेताजी सुभाष को वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया। इससे पहले 8 मई 1967 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में भारतीय दूतावास से भी उत्तर आ गया, वहां भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे साबित हो कि नेताजी सुभाष को युद्ध अपराधी घोषित किया गया था। तो भाई आप किस आधार पे कह रहे हैं? भारत सरकार ने तो जब जब अलग अलग सरकारों ने, 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार है, उस टाइम जो जांच करवा रही है सरकार, सारी रिपोर्ट्स तब भी यही आ रही हैं कि नहीं, वार क्रिमिनल नहीं थे। अटल जी की सरकार के टाइम जो जांच हो रही है तब भी यही बात सामने आती है कि नहीं, वार क्रिमिनल नहीं थे। आप किस आधार पे बता रहे हैं उनको वार क्रिमिनल बना रहे हैं? कोई डॉक्यूमेंट हो तो देना। अब चलते हैं दूसरे कारण पे। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से गोपनीय समझौता किया था कि यदि सुभाष जीवित मिले तो आपको सौंप देंगे। हिम्मत है किसी के ऐसा समझौता कर लेता? पहले तो खुद सोचिए जरा, ऐसा समझौता कोई कर सकता था? किसी की हिम्मत हो सकती थी? अरे अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि ऐसे समझौते की मांग भी करते।
असल में हुआ क्या, मेरठ के रहने वाले एक सज्जन थे श्यामलाल जैन। 1970 में जब खोसला कमीशन का गठन हुआ नेताजी के बारे में इस जांच करने के लिए कि क्या हुआ, विमान दुर्घटना हुई थी नहीं हुई थी, नेताजी उसमें थे नहीं थे, क्या हुआ या उसके बाद क्या हुआ। और खोसला कमीशन से पहले 1956 में भी हुआ था, वो किसी और वीडियो में हम बताएंगे। जब शाहनवाज कमेटी बनी तब क्या क्या हुआ, ये अलग से कभी बनाएंगे, बहुत लंबा हो गया है वीडियो, इसको हम क्लोज करते हैं आज। तो खोसला कमीशन के आगे गवाही देने आए थे श्यामलाल जैन, और इन्होंने अपनी गवाही में यह दावा किया था कि 26 या 27 दिसंबर 1945 की शाम को जवाहरलाल नेहरू ने मुझे फोन करके आसफ अली के घर पर बुलाया एक टाइपराइटर लेके, और मेरे से एक पत्र टाइप करवाया जिसकी 4 कॉपियां बनवाई। ये दिल्ली में आसफ अली के घर की घटना बता रहे हैं श्यामलाल जैन। तो कमीशन में उनसे पूछा गया क्या लेटर टाइप किया था आपने, वो लेटर तो मिला नहीं कहीं, क्या आप बताइए क्या लेटर टाइप किया था, कुछ याद है। तो श्यामलाल जैन ने अपनी गवाही में कहा कि हाँ मुझे याद है उस लेटर में क्या लिखा था, कि बताओ। तो वो बताते गए और वो उसकी एविडेंस में, श्यामलाल जैन की एविडेंस में वो टाइप होता गया कमीशन के आगे। क्या लिखा था, क्या टाइप हुआ, टू मिस्टर क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन। डियर मिस्टर एटली, I understand from a reliable source that Subhash Chandra Bose, your war criminal, has been allowed to enter Russian territory by Stalin. This is clear treachery and a betrayal of faith by the Russians, as Russia has been an ally of the British American. It should not have been done. Please take note of it and do what you consider proper and fit. Yours sincerely, Jawaharlal Nehru. यानी जवाहरलाल नेहरू ने एटली के नाम एक पत्र टाइप करवाया जिसमें लिखा था, श्रीमान एटली जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कि मुझे पुख्ता तौर पे जानकारी मिली है, पता चला है कि तुम्हारा वार क्रिमिनल सुभाष चंद्र बोस स्टालिन के रूस में पहुंच गया है, और ये रूस के पार्ट पे ये धोखा है, क्योंकि वो तो तुम्हारा अलाई था, रूस तो सेकेंड वर्ल्ड वार में तुम्हारे साथ अलायंस में था, वो कैसे तुम्हारे दुश्मन को वहां पे ठिकाना दे सकते हैं। इस पे आप जो मुनासिब हो कार्रवाई करो, कि ऐसा उस लेटर में टाइप किया था। देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये श्यामलाल जैन कह रहे हैं ये बात, ये पत्र अगर, और जैसा श्यामलाल जैन कह रहे हैं 4-4 कॉपीज थी, कोई एक तो मिले कहीं, वो भारत में मिले, ब्रिटेन में मिले, कहीं तो मिले। और दूसरी बात, 1947 से 2023 तक देश में अलग अलग सरकारें आई हैं, हर पार्टी की सरकारें आई। जवाहरलाल नेहरू ने अगर ऐसा पत्र लिखा था, वो पत्र अगर सामने आ गया होता तो उनके पूरे खानदान के लिए इस देश में राजनीति करने के लिए कोई स्थान नहीं रहता। ये जिस पत्र की बात सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये असल में हुआ क्या कि श्यामलाल जैन ने गवाही में जो बात कही, टाइप हुई, उसका जिक्र नेताजी सुभाष के भतीजे हैं प्रदीप कुमार बोस। वो 1998 में एक पत्र लिख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। उस पत्र के साथ जो नोट वो लगा रहे हैं, उसमें वो जिक्र कर देते हैं कि खोसला कमीशन में गवाही हुई थी, श्यामलाल जैन ने ये बताया था। तो वो जो प्रदीप कुमार बोस लिख रहे हैं, वो उनके नोट में आ जाता है, वो सोशल मीडिया पे शायद लीक हो गया। इसके अलावा 1999 में उन्होंने किताब भी लिखी थी नेताजी सुभाष के ऊपर, उसके पेज 277-278 पे वही कहानी उन्होंने लिखी है, या वो सोशल मीडिया पे लीक हो गई। अब सोशल मीडिया पे जैसा प्रदीप कुमार बोस ने लिखा है अपनी किताब में या अपने उस नोट में, वो लीक हो जाता है और प्रचार ये हो जाता है कि ये वो पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। मैं यहां जवाहरलाल नेहरू को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं, ना ये मेरा काम है, पर मेरी कोशिश ये है कि नेताजी सुभाष जैसे महापुरुषों ने, जिसने सारा जीवन इस देश के लिए दे दिया,
अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते उनको यूज ना करें लोग। मैं एक फाइल आपको बता रहा हूं जो सार्वजनिक हुई, जिसमें एक कहानी आपको मिल जाएगी, आप खुद ढूंढिए। फाइल नंबर 915/11/C/6/96-पोल। इस फाइल के पेज नंबर 106 पे प्रदीप कुमार बोस की वो स्टेटमेंट है, आप पढ़ लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। और ये फाइल सार्वजनिक हो रखी है जैसा मैंने बताया, netajipapers.gov.in। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान करने की, आजाद हिंद फौज के 3 अफसर गुरबख्श सिंह ढिल्लों, पीके सहगल, शाहनवाज खान पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने। तीनों को छोड़ना पड़ा था, किसी को सजा नहीं दे सके थे। तीनों ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर थे। कल तक जिस आर्मी के साथ थे, जिस आर्मी का हिस्सा थे, जब उसको छोड़ के आजाद हिंद फौज में शामिल हुए तो उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के खिलाफ हथियार उठाए थे। तो अंग्रेजों की नजर से अगर देखें तो इनसे बड़ा अपराध तो किसी का नहीं था। इन 3 में से किसी एक को सजा नहीं दे सके, बाल बांका नहीं कर सके किसी का। इतना विशाल समर्थन मिला था, और ऐसा समर्थन था देश भर का कि जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वकील का काला गाउन पहनकर इन तीनों अफसरों के बचाव में खड़े हो गए थे। और वो मजबूरी क्या थी, जैसे मैंने कहा कि मैं उनको डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं नेताजी सुभाष के नाम को कैसे मिसयूज कर रहे हैं लोग, मैं उस पर अपने व्यूज, हो सकता है मैं गलत हूं, बट व्हाट आई बिलीव इन ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज दैट आई डू possess, मैं अपनी बात कह रहा हूं। क्या मजबूरी थी, इसका पता भी चलता है ट्रांसफर ऑफ पावर के वॉल्यूम 6 पेज 387 से। आप पढ़ना, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ट्रांसफर ऑफ पावर 12 के 12 वॉल्यूम अवेलेबल हैं। वॉल्यूम 6 का पेज 387 पढ़ना, बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे है। एक कैप्टन हरि बदवार हुआ करते थे, यह भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन थे। जब फरवरी 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने सिंगापुर में जापानीज के आगे सरेंडर किया, ऑस्ट्रेलियन ने भी किया था, ऑस्ट्रेलियन आर्मी ने भी किया था, और ब्रिटेन आर्मी ने भी किया था, तो उनमें से कुछ तो आजाद हिंद फौज में आ गए, जो नहीं आए वो प्रिजनर ऑफ वार ही रहे जापान के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार जब तक चला। तो ऐसे थे कैप्टन हरि बदवार, इन्होंने सरेंडर किया बाकियों के साथ, पर ये आजाद हिंद फौज में शामिल नहीं हुए। तो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गई। अब सवाल था, मुकदमा शुरू होने था दिल्ली में, जो लाल किले में मुकदमा चला जिसकी मैंने भी बात की थी। तो उन्हीं दिनों कैप्टन हरि बदवार दिल्ली में आसफ अली से मिलने की बात कह रहे हैं। अब सच क्या है झूठ क्या है मैं दावा तो नहीं कर सकता, पर पेज 387 वॉल्यूम 6 ट्रांसफर ऑफ पावर पे लिखा है, एक रिपोर्ट है, और यह रिपोर्ट किसकी है, डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस। कैप्टन हरि बदवार डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस को रिपोर्ट दे रहे हैं कि 18 अक्टूबर 1945 को मैं आसफ अली से मिला और मैंने उनसे 3.5 घंटे तक बात की। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का सारा नेतृत्व आजाद हिंद फौज के सेनानियों के साथ क्यों खड़ा हो गया। देखिए हरि बदवार तो उनके साथ थे नहीं, हरि बदवार तो अलग थे। तो कहते हैं मैंने पूछा कि ऐसा आप क्यों साथ दे रहे हैं उनका, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने तो आर्मी के साथ बगावत की है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स थे, पर बगावत करके खड़े हो गए और हमारे खिलाफ लड़े, वो कांग्रेस उनका साथ दे रही है। तो कहता है कि आसफ अली ने मुझे बताया क्यों कांग्रेस साथ दे रही है। कहता है कांग्रेस, और आसफ अली उस टाइम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। क्या बता रहे हैं आसफ अली बकौल हरि बदवार कि मुझे कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा कि भारत के लोगों का मन क्या है यह पता लगाओ, जनता क्या चाहती है यह पता लगाओ। तो कहता है मैंने दक्षिण भारत से यात्रा शुरू की, जैसे जैसे मैं उत्तर की ओर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष,
इनके लिए समर्थन बड़ा बड़ा और बड़ा होता चला गया और जनता के उस समर्थन ने कांग्रेस को अपनी नीति बदलने के लिए विवश कर दिया। ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा, अभी पढ़ लीजिए, इंटरनेट पे जाइए, ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम 6 डालिए, आपको मिल जाएगा, पेज 387 पर खुद पढ़िए। अब यहां कोई झूठ बोल रहा है, या तो डिप्टी डायरेक्टर मिलिट्री इंटेलिजेंस, या कैप्टन हरि बधवार, या आसफ अली। मैं जो लिखा है वो आपको बता दिया। एक और उदाहरण देखिए, बर्मा के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर बामा, ये भी अंग्रेजों के खिलाफ जापान के साथ मिलकर लड़ रहे थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति थे जेपी लॉरेल, वो भी जापान के साथ मिलकर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ये तो गायब नहीं हुए ना। अंग्रेजों ने इनको क्यों नहीं फांसी दे दी? इनको तो फांसी नहीं दी, वो तो छोटे छोटे देश, फिलीपींस, बर्मा भी छोटा ही है, भारत जैसा विशाल देश और उसके राष्ट्रीय नायक नेताजी सुभाष को वो फांसी दे देते। और इस डर के मारे नेताजी छिपे बैठे रहे। उन तथाकथित निकट सहयोगी क्रांतिकारियों के साथ हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते रहे और फिर अपने भाइयों से नहीं मिले, भतीजियों से नहीं मिले। जिस दूध पीती छोटी सी बच्ची को और पत्नी को छोड़ के चले गए थे, कभी संपर्क नहीं किया, उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, और दुनिया भर के लोगों से करते रहे जिनका कहीं पता है ना ठिकाना है, कहीं गिनती में नहीं है। उनके साथ बर्थडे मना रहे हैं अपना, उनके साथ दुर्गा पूजा मना रहे हैं हर साल। ना भाई से मिलते हैं किसी, ना किसी भतीजे भतीजी से मिलते हैं, ना पत्नी से, ना बेटे से मिलते हैं, और ना आजाद हिंद सरकार या आजाद हिंद फौज के किसी सीनियर अफसर से मिलते हैं। ये बात किसी तरह हजम नहीं होती। और वैसे भी दोस्तों, जैसा मैंने बताया, ना कहीं वार क्रिमिनल वाली बात थी, ना कोई ऐसा समझौता था जो दस्तावेज बता रहे हैं। हवा में तो हम कितनी कहानियां घड़ी जा सकती हैं। ये तो सामने दिख ही रहा था। कोई कह सकता है अरे नहीं होंगे वार क्रिमिनल, पर वो तो सीक्रेट फाइल्स थी, नेताजी को नहीं पता होगा। अच्छा भाई, पर नेताजी को ये तो दिख रहा था ना कि तेरे सैनिकों पर भी मुकदमा चलाया था, उनको भी सजा नहीं दे सके, तेरा क्या कर लेंगे? डॉक्टर बामा का और डॉक्टर उसका लॉरेल का कुछ नहीं कर सके तो तुम्हारा क्या करेंगे? ये तो पता था ना। फिर क्यों छिपके रह रहे थे? और कब रह रहे थे? 1962 में चीन भारत पर आक्रमण कर देता है, और अगर इनकी बात जो गुमनामी बाबा को नेताजी बनाने पे दिन रात लगे हैं, इनकी बात को ही सच मान लें तो भाई पर्दे के पीछे बैठे थे, मातम मना रहे थे कि चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया। वहीं बैठ के सिगार पी रहे थे और जैसा कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे। ये नेताजी सुभाष का चरित्र नहीं है। नेताजी सुभाष होते सामने आते जब वो हिमालय की सफेद बर्फानी चोटियां भारत के वीरों के खून से लाल हो गई थी। पर्दे के पीछे बैठ के सिगार पीने वाला कोई व्यक्ति नेताजी सुभाष नहीं हो सकता, वो चाहे कोई भी हो। ये सुभाष का चरित्र नहीं है। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से युद्ध होता है, फिर छिपे बैठे हैं। 1971 में बांग्लादेश को जब अलग किया जाता है, 71 का युद्ध होता है, तब भी छिपे बैठे हैं। 1975 में देश में इमरजेंसी लग जाती है, वो अब भी छिपे बैठे हैं। और यहां तक लिख रहे हैं महाशय कि दिसंबर 1962 में डॉक्टर पवित्र मोहन राय जब उनसे मिले, पवित्र मोहन राय वो आईएनए की इंटेलिजेंस में थे, जासूस थे। कहते हैं कि उनके साथ वो उनकी मीटिंग होती थी, मिलते थे, और पवित्र मोहन राय ने कहा कि हाँ वो गुमनामी बाबा नेताजी सुभाष ही थे। और पवित्र मोहन राय ने यह भी बताया है कि दिसंबर 1962 में जब मिले हम पहली बार, तो नेताजी सुभाष ने, यानी कि गुमनामी बाबा ने, अपना दिल खोल कर रख दिया और कहा कि तुम नहीं समझ सकते हैं कितने भयानक, असाधारण मानसिक तनाव और शारीरिक पीड़ा की परिस्थितियों में मैं यहां रह रहा हूं। इतनी तकलीफ में रह रहे थे। क्यों रह रहे थे? कोई कारण था क्या? अब कौन थे वो साहब, मैं तो नहीं जानता जी। कौन थे गुमनामी बाबा, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे कोई वजह नहीं लगती
कि जिस नेताजी सुभाष को ये 140 करोड़ का देश नमन करता है सुबह और शाम, गुमनामी बाबा के आचरण से वो कहीं मेल नहीं खाता। हमारे नेताजी सुभाष 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में चले गए थे या नहीं गए थे, इसको तो पक्के तौर पे नहीं जानते हम। क्या हुआ था नहीं हुआ था उस पर खैर वीडियो बनाएंगे हम, क्या सर्कमस्टेंसेस है बताएंगे, लेकिन वो गुमनामी बाबा तो नेताजी सुभाष नहीं थे, कम से कम इतना तो कह ही सकते हैं। दोस्तों मैं जानता हूं वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अब इसको क्लोज करते हैं। मैंने वो फैक्ट्स बताए जिन तक मैं पहुंच सका, मेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज और मेरी लिमिटेड विजडम से जैसा मैं समझ पाया मैंने आपके साथ शेयर किया। जो कारण ये गिनाते हैं जिसके सहारे ये गुमनामी बाबा को नेताजी कहते हैं, वो मैंने आपको बताए। जो कारण ये बताते हैं उनके छिपने के, वो मैंने बताए। तथ्य क्या कहते हैं वो मैंने बताए। अंतिम बात ये कहूंगा कि 1947 से लेकर आज 2023 तक देश में हर पार्टी की सरकार रही है। क्या कहना चाहते हैं कि सभी सरकारें देश विरोधी हैं? क्या कहना चाहते हैं सभी नेताजी सुभाष विरोधी हैं? कोई उस सच को सामने लाने को तैयार नहीं। जितने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, कोई ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो गुमनामी बाबा थे, वही नेताजी थे। इनकी जांच सच्ची है, ये जो कह रहे हैं वही सही है। बाकी सारी देश की सरकारें, इतने सालों के सारे अधिकारी, बाकी सब गलत है। आपकी अपनी क्या राय है? मैं जो कहूं उसको मान लेना, प्लीज ऐसा नहीं करना। और वो जो कह रहे हैं उसको भी इतनी जल्दी मत मान लीजिएगा। आप स्वयं अन्वेषण करिए। मैंने कुछ सोर्सेज आपको दिए हैं, ओपन सोर्स हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। उसके बाद अपनी ओपिनियन फॉर्म करें। लेकिन मैं अगर अपनी बात कहूं तो मेरे नेताजी ऐसे नहीं थे कि देश पर बड़ी बड़ी विपदाएं आए और वो पर्दे के पीछे बैठ के सिगार पीते रहे। मेरे नेताजी ऐसे नहीं थे। हिटलर की आंखों में आंख डालकर बोलने वाले नेताजी को मैं जानता हूं, मेरे नेताजी तो वो थे। अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले नेताजी मैं जानता हूं, जिन नेताजी को मैं जानता हूं। सारी कांग्रेस से एक तरफ थी, गांधी जी सहित, गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी, सरदार पटेल भी, राजेंद्र प्रसाद भी, राजा जी भी, मौलाना आजाद भी, सारे वरिष्ठ नेता खिलाफ हो गए 1939 में। पर्दे के पीछे नहीं बैठ गए नेताजी सुभाष, सामने आके लड़े। जिन नेताजी सुभाष की ये देश 140 करोड़ का देश पूजा करता है, वो पर्दे के पीछे बैठ के सिगार पीने वाले नेताजी नहीं है। मेरा कम से कम ये मानना है। आप अपनी राय बनाइए। जय हिंद, जय भारत।